हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सब एजुकेशन पर। सभी को जय हिंद जय भारत। तो हम शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। नई क्लास है, फर्स्ट डे है, पहला दिन है। खासकर एसएससी जीडी की मैथ अपनी आपकी जहाँ भी आती है वहाँ तक ये होगी, लेकिन आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल तीन चीज़ मेन फोकस कर रहे हैं। क्या हुआ? एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल। यूपी लेखपाल इसके लिए हम ज़्यादा ध्यान देकर चल रहे हैं। और जब आगे ये क्लास ख़त्म होगी तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसी के प्रीवियस ईयर कराएंगे। तो हम बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी और ज़्यादा छोटी नहीं रहेंगी, एक लिमिटेशन में क्लास रहेंगी। और ख़ासकर अभी केवल आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैथ्स है क्या, एकदम शुरू से बेसिक से। अगर अभी तक आपने मैथ पढ़ी ही नहीं है, कहीं भी नहीं पढ़ी है, कहीं भी जीरो से शून्य से शिखर तक, आपके पास अगस्त में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होना, यूपी पुलिस का तो अभी पता ही नहीं, फॉर्म ही नहीं आने वाले, होगा तो लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक होगा। तो अगस्त तक अभी है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 मंथ हैं, 180 डेज है। तो खूब टाइम है आपके पास। छोटे छोटे उसमें धीरे धीरे सिखाते चलूँगा। और एक एक टॉय, जैसे एक नंबर सिस्टम पकड़ लिया तो उसका सभी टाइप, जितने भी टाइप बनते हैं, इसके बाद जो भी आपको डाउट्स होंगे तो आप को देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे और क्या कैसे है तो डाउट्स होंगे। इसके बाद क्लास समाप्त होने के बाद एक दिन डाउट सेशन रखेंगे, उस दिन डाउट क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो अगर अभी तक आपने कहीं भी नहीं सीखा है तो एक बार क्लास लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सीखिए। तो ज़्यादा शुरू करते हैं हम अपनी तरफ से। नंबर सिस्टम सबसे पहले लोग परसेंटेज से शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमारा चैप्टर ही नंबर सिस्टम है तो हम मैथ्स के चैप्टर नंबर सिस्टम से ही शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छे, इसको आपको क्लास डेली मिलेगी। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की क्लास ये। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम बोले संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अगर संख्या पद्धति तो आपको पता है, जो भी नियम कानून बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो संख्या और सिस्टम में पद्धति होती है। अब संख्या की बात कर ले तो संख्या है क्या? अगर दुनिया में कोई भी संख्या है तो पूरी नंबर सिस्टम संख्याओं का ही खेल होता है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मतलब दुनिया के जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सब संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, दो चीज़ में आपके लग जाते हैं। तो अब देखिए, संख्या मतलब कोई भी अगर दुनिया की संख्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर कोई भी दुनिया की संख्या है तो उसके कितने पार्ट होते हैं। अगर संख्या है तो है कौन सी संख्या, आखिरकार उसके पार्ट कितने हैं। तो आपसे बता दें, अगर दुनिया में कोई भी संख्या है उसके कम से कम 2 पार्ट होते हैं, मिनिमम 2 पार्ट हो गए। अभी तक आपको नहीं पता होगा, अगर संख्या हम एक लिखते हैं तो इसके भी 2 पार्ट हैं। ये मतलब 1.1.2 ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसके भी दिखाते हैं 2 पार्ट है। क्या पार्ट है ये भी दिखाते हैं आपको, एकदम बेसिक से, एकदम एक एक नंबर डिस्क्राइब करेंगे। भले ही आपका जैसे 100 वीडियो में पूरी मैथ खत्म समाप्त होनी है तो चाहे 150 वीडियो लगे, लेकिन अब इसके बाद मैथ्स कहीं भी इधर उधर भगना नहीं पड़ेगा, आपको केवल रिवीजन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, एक चीज़ होगा, एक है जैसे आप कभी बैंक में गए हों, अपने पासबुक में एंट्री आपने कराया हो तो आपके पास 100 और ऐसे जैसे 100 रुपये आपने जमा करे, 10,000 रुपये जमा करें, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने जमा किए तो आपको 10,000.00 करके ऐसे एंट्री होती है। तो वास्तविकता जो होता है तो काउंटेबल यही होता है, इसे ही काउंट किया जाता है। ये हर चीज़ का एक, जैसे 1 पॉइंट है तो ये आपका पूर्णांक भाग हो जाता है, ये पूर्णांक भाग हो जाता है इंटीजर, और ये फ्रैक्शनल हो जाता है, मतलब ये भिन्नांक आपका भाग हो जाता है। क्या भाग हो जाता है? ये आपका भिन्नांक भाग हो जाता है। एक चीज़ है नंबर सिस्टम में, आपको एक चीज़ समझ में आई कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो पूर्णांक पार्ट होता है, एक होता है आपका भिन्नांक पार्ट, वो भिन्न होता है। जैसे आप बात समझिए, 1 पॉइंट है, अब जैसे इसे 1.0, जैसे 1 लिखा तो 1.00 लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही होता है, लेकिन जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप बात समझिए। हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं कि नॉर्मली जैसे 100 का नोट मिले तो 100.00 होना चाहिए। इसको सरलता के लिए एक रखा गया है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं था इसमें 0 लगाने के लिए। अब जैसे 1.1 है तो 1 पॉइंट 2 है, 2 मेरा क्या हो गया, ये मेरा के बाद ये पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, और ये मेरा भिन्नांक हो गया। इसको भी आगे एक एक करेंगे,
भिन्नांक हो गया। इस शायद 2 से 3 वीडियो मिल जाए नंबर डिस्क्राइब करने में। तो धीरे से, एकदम धीरे समझा के चल रहे हैं। अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ी है तो मैथ यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अगर पढ़ी है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपको नंबर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब इसका पता, अब एक इसको इतना बता के नंबर सिस्टम आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बताएंगे कि किस हिसाब से पूर्णांक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इधर और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक इधर, करोड़, अरब, करोड़ तक कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और कैसे तोड़ेंगे। तो एक चीज़ है, दुनिया में अगर कोई भी नंबर, उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आप समझिए। अभी नंबर सिस्टम आपको ये समझ में आ गया 1-2 क्लास की, आप ये पढ़ा क्या रहे हैं? शायद किसी को समझ में आया कि नहीं सर जी पढ़ा क्या रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, इसी से ही क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आपको लगेगा नहीं हाँ तब पढ़ाया था वो सही था। अब आगे बढ़ते, दुनिया में अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी नंबर है आपके पास, तो वो समिश्र संख्या कहलाता है। अगर दुनिया में कोई भी, इधर से करते हैं, अगर इधर आते हैं, दुनिया में अगर कोई भी संख्या है, क्या दुनिया में अगर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है आपके पास, तो वह समिश्र संख्या है। क्या है? वह आपकी समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या अगर दुनिया में कोई भी नंबर है आपकी, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इंग्लिश वाले हैं तो इसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। दुनिया में जितनी भी संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको 2 पार्ट बनाए गए, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट बनाए गए हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। मतलब वास्तव समिश्र संख्या के 2 भाग हो गए। एक तो मेरा हो गया क्या, इधर अगर ज़्यादा ऊपर है, गया थोड़ा नीचे कर देते हैं, इधर हो गया मेरा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इधर हो गया वास्तविक संख्या, और इधर हो गया काल्पनिक संख्या। बात समझे? ये क्लास है आपके लिए जो एकदम बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। एक क्लास आपके लिए मैथ्स के लिए लाएंगे, जो रिवीजन लाएंगे, जो 4 महीने लड़के कर चुके हैं आप और मैथ्स पढ़ चुके, 1-2 बार समाप्त कर चुके या रनिंग में, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। उनके क्वेश्चन भी लेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, संग कराएंगे, ठीक है। तो इसे आपकी जो बुक्स होगी या जो अच्छी बुक्स होंगी उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो उसके लिए कोई भी प्रिपेयर कर, लेकिन अभी हम यहाँ सिखाते हैं समिश्र संख्या के 2 भाग हुए मेरे पास, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम मतलब परिमेय ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट एसएससीजीडी डायरेक्टली यहाँ से ही। मान नंबर सिस्टम जो आज की क्लास होने वाली, कम से कम 2 नंबर, 1 नंबर तो फंसने वाला है यहाँ से। एसएससीजीडी इतना बड़ा लेवल नहीं होता, एसएससीजीडी की बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हुआ, काल्पनिक संख्या हुआ, 2 भाग हो गए। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या। पहले हम वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। क्या हम पहले वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। इसके 2 पार्ट हुए, 1 और 2। और काल्पनिक, मान लीजिए काल्पनिक भी सिखाते हैं आपको कितने। समिश्र संख्या में दुनिया पे जितनी भी संख्या समिश्र संख्या कहलाती है। इसके 2 पार्ट हुए, एक वास्तविक संख्या, दूसरा मेरे पास हो गई काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की हम बात कर लेते हैं कि दुनिया में लगभग जितनी भी संख्याएं हैं, समिश्र संख्या के बाद दुनिया में जितनी भी लगभग समिश्र संख्याएं हैं वह वास्तविक संख्या होती हैं। अगर मैंने लगभग बोला इसका मतलब कुछ संख्याएं बची हुई हैं, तो वो कुछ संख्याएं मेरी काल्पनिक होंगी। और कौन सी ऐसी संख्या होगी जो काल्पनिक होगी, काल्पनिक कौन सी ऐसी संख्या होगी जो काल्पनिक होगी। तो वास्तविक संख्या मैंने बोला लगभग सभी संख्याएं, लगभग सभी संख्याएं, लगभग लगा है, लगभग सभी संख्या मेरी वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन अगर काल्पनिक की बात कर लेंगे तो काल्पनिक में होता है √4। बात समझना, जो आप काल्पनिक मतलब वो कल्पना होता है, कल्पना। बात समझिए, जैसे आप मेजर कर सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि कानपुर से प्रयागराज की दूरी, लखनऊ से अमेठी की दूरी, ऐसे जो भी है, ब्रिटेन से इंडिया की दूरी, और दूरी नहीं, जो भी जितनी भी जो दुनिया में आप मेजर कर सकते हैं जिनको, उनको तो आप डिक्टो मेजर कर लेते हैं। हाँ, आप 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 8 किलो, 50 किलो, 1 टन, 2 टन, 1 गज, 1 मीटर, ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मेजर नहीं कर सकते, मतलब कल्पना की चीज़, स्वप्न जिसको बोल देते हैं। आज रात को स्वप्न आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर चुकी, या मनमोहन सिंह ने शपथ ग्रहण कर ली प्रधानमंत्री पद की, ऐसे सपने आ गए तुम्हारे पास। ये तुम्हारे इमेजिनरी है। अगर तुमने इसे काल्पनिक, अब तुम्हारी कल्पना की, तुमने कल्पना कर ली है, तुमने कल्पना कर ली कि आप तुम यूएसए के प्रधानमंत्री बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे जो बाइडेन को हटा के, तो ये कल्पना हो गई, ठीक है। तो कल्पना किधर होगी, जैसे √4 है, इसको √4 को डिस्क्राइब करो तो क्या आएगा, √4
2 इंटू टू, 4 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू टू। आपको पता है अगर लगातार रूट के अंदर दो संख्याएं गुणज में हुई, दो संख्या लगातार गुणज में हुई तो हमेशा यह निकल के आ जाएगा 2, एक संख्या वहां से निकल के आती है। इसका मतलब तुम दो को तो जानते हो नहीं, दो वैल्यू क्या है, दो वैल्यू क्या है। और दो ये निकली प्लस की निकली कि माइनस की निकली, यहाँ प्लस और माइनस जो भी संख्या में एज्यूम होगा वो संख्या हो जाएगी। अब दिखाते हैं कैसे, बात समझना। अब एक चीज पता है यहाँ से, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है। एक बात समझ, सेम नंबर अगर मल्टीपल होता है तो आपका प्लस होता है, अगर जो सेम का नहीं होता है तो माइनस होता है। अब जैसे माइनस, मैंने क्या बोला, रूट के अंदर गुणा, जैसे -2 है, अब मैंने बोला इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और ये अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर करना है तो क्या होगा, -2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। बात समझना। और मैंने इसी चीज को तोड़ा था, मैंने क्या तोड़ा था, अगर -2 का गुणा -2 इंटू -2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। मतलब जो अगर अंडर रूट से मैं निकालता हूँ इसको तो ये यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। जब प्लस प्लस 2 का करो तब भी गुणा आएगा। ये चीज़ ना समझ में आई हो तो बताना। जब रूट से अंदर कोई बाहर कुछ चीज़ कोई निकलती है तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। रूट 16, रूट 24, 1 2 3 4 5, अरे रूट 24 बोला, जो भी संख्या आप मेजर कर सकते हैं, पता है आपको नहीं ये संख्या यही होगी, वो संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या की बात कर लेते हैं तो काल्पनिक संख्या वो होती है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे अंडर रूट जैसे 4 है तो इसके अंदर अगर माइनस लगा दिया बाहर तो आप इसको समझ सकते हैं, ये वास्तविक है काल्पनिक, ये भी वास्तविक संख्या है। बात समझना, इसको कैसे करेंगे। अब ये 2 इंटू 2 आ गया, अगर प्लस माइनस का 2 आया, अगर यहाँ माइनस, अगर माइनस कराया तो प्लस हो जाएगा, प्लस रखा था तो माइनस हो जाएगा। मतलब प्लस -2 आप मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर माइनस आ गया, इसके अंदर अगर काल्पनिक संख्या के अंदर माइनस आ गया तो अब आप इज्यूम नहीं कर सकते हो, अब आप इसे इज्यूम नहीं कर सकते हो। कौन सी संख्या का स्क्वायर करें तो माइनस हो जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसकी लगातार 2 बार गुणा करने पर माइनस हो जाए। अगर आप +2 का गुणा करते हो, +2 का, तब भी प्लस पे उत्तर आएगा। अगर -2 का स्क्वायर करते हो तब भी आपका प्लस पे उत्तर आएगा। मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के वर्गमूल है और संख्या अंदर माइनस है तो वह संख्या काल्पनिक होती है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। अभी यहाँ संख्या समझिए, जहाँ संख्या खत्म होगी तो इसको सॉल्व करने का तरीका काल्पनिक संख्याओं का आपको समझा देंगे। तो मैंने क्या बताया, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या ऑलरेडी हो, वो आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है। माइनस में होना चाहिए। बाकी बची संख्या सभी आपकी वास्तविक संख्या, मैंने बोला लगभग सभी संख्याएं यही संख्या है। अब बात समझिए, इसको मैंने बता दिया, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या बता दी। इसके बाद आगे की बताते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो चल रही है या नहीं। हाँ, तो काल्पनिक और वास्तविक मैं बता चुका हूँ। आगे की बात करते हैं अब इसके भाग क्या होते हैं। तो यहाँ लगभग एग्जाम्पल लिख लेना, इसके एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, सभी लगभग संख्याएं वास्तविक होती हैं। और वास्तविक के मेरे पास 2 भाग हैं, वास्तविक के 2 भाग हैं। 2 में एक संख्या तो मेरी हो गई परिमेय, क्या हो गई, एक संख्या मेरी हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कॉपी बनाते रहिएगा। और एक हो गई अपरिमेय संख्या। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वाले खास कर ध्यान दें, और साथ में ग्रुप डी वाले भी कॉपी बनाते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा कि नहीं ये क्या है कैसे है, आपको प्रोवाइड भी कराते रहेंगे। एक हो गई अपरिमेय संख्या, आपके पास आती रहेगी, क्लास लगातार आती रहेंगी। एक हो गई ये अपरिमेय संख्या, क्या हो गई, एक परिमेय हो गई, एक हो गई अपरिमेय। अब होता क्या, मैंने बोला कि इनको छोड़कर लगभग सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हो। तो वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होंगे, एक हो गया परिमेय हो गया, एक होगा अपरिमेय। अगर परिमेय की बात करेंगे तो कौन सी संख्या, मैंने बोला डिफिनीशन आपने सुना होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि अगर संख्या को P/Q के रूप में लिख दे, होगा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q अगर 0 के बराबर नहीं है तो वह संख्या परिमेय कहलाती है। मतलब अगर किसी भी संख्या को अगर हम बटे के रूप में लिख सकते हैं तो वह संख्या हमेशा हमारी
परिमेय होगी। बाकी अगर बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते तो मेरी संख्या अपरिमेय होगी। लेकिन अगर बट्टे के रूप में लिख तो दे, लेकिन अगर नीचे जीरो हुआ, बटे में जीरो हुआ नीचे हर में, तो वह संख्या परिमेय नहीं होगी। हर इसे अंश, ऊपर वाली संख्या को कहीं पे भी अगर सही बटे में लिखा है तो इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। एक बात ये पता होगी आपको। आपने मैथ नहीं पढ़ी है, इंटर में मैथ नहीं लिया है, हाई स्कूल में मैथ नहीं ली, प्रारंभिक मैथ लिए, कुछ भी लिए हो, नॉर्मली यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात समझना। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मैंने एग्जांपल लिया, एक लिखते हैं। अच्छा, एक बटे एक लिख सकते हैं कि नहीं? किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, आज कोई भी संख्या होगी दुनिया में, दो डिफिनीशन लिख लीजिएगा पहले। दुनिया में किसी भी संख्या को एक से भाग दिया जा सकता है। दुनिया में जितनी भी संख्या हैं उसको एक से भाग दिया जा सकता है, और दुनिया में किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता। नंबर एक, दुनिया में किसी भी संख्या को एक से भाग दिया जा सकता है, और दुनिया में किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता। इसी पे नोट ये डालिए कि जीरो एक योगात्मक तत्समक संख्या है। लिख ली, जीरो एक योगात्मक तत्समक संख्या है, और एक गुणात्मक तत्समक संख्या है। मतलब गुणात्मक मतलब एक को किसी के साथ गुणा करो तो मान बदलने वाला नहीं, जीरो को किसी के साथ जोड़ो तो मान बदलने वाला नहीं। इसके बारे में एक एक चीज डिस्क्राइब करेंगे। परिमेय संख्या है पी बटे क्यू, एक लिख सकते हैं। इसके बाद दो है तो इसके नीचे अंडर रूट मान लो 5 है तो इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या के आसपास है। -6 है, इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं। 1/2, 1/3, -3/4, मतलब माइनस प्लस में आया, रूट में आया, सूट में आया, कुछ भी हो आपकी परिमेय होगी। मैंने क्या बोला, माइनस प्लस रूट सूट वुड जितनी भी चीज परिमेय होगी, बट नीचे जो है, नीचे हर की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतनी भी चीज समझ लो। परिमेय संख्या की एक जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि आपका जो पाई है, क्या ये पाई आपकी परिमेय है कि अपरिमेय है? और यहां से भी ये पूछ लिया जाता है 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है, पाई भी होगा वहाँ पे, 22/7 भी होगा, और कोई भी संख्या होगी बोला जाएगा आपकी परिमेय है तो अपरिमेय है। तो यह संख्या जो है आपकी पाई वो अपरिमेय है, बट जो 22/7 है वो आपकी परिमेय संख्या है। बात समझिए, पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता। इसका 22/7 3.14, इसके बाद इसको बोल सकते हैं 100, अगर रेडियन में बात करते हो तो 180 डिग्री, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। ये लिख लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है मैंने यहाँ से बता दिया। अगर किसी के नीचे q है, q नॉट इक्वल टू q 0 है तो वह संख्या अपरिमेय होती, मतलब परिमेय से जितनी बची संख्या है वो अपरिमेय होगी। मैंने उसके लिए परिमेय के लिए आपको बता ही दिया है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं आया तो इसका ऑप्शन ये लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं। अब ये बात समझ गए, पी बटे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दो भाग हो गए, देखना, वास्तविक संख्या का समित संख्या दो, वास्तविक और काल्पनिक। इसके बाद वास्तविक की संख्या के परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या के दो भाग हो गए, ये मान लीजिए परिमेय संख्या, यहाँ से कर लें। इसके बाद वास्तविक के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के कितने भाग? परिमेय संख्या के 3 चीजें हैं। पूर्णांक, इसकी पूर्ण संख्या हो जाएगी 2 चीजें, ये 0 पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर इधर चले जाओगे तो, अब बात समझना, परिमेय संख्या लिखी कितने में जाती है, परिमेय संख्या कितने में चाहिए, इसके कई भाग हो जाते हैं। जैसे एक सीरीज बना लिया जाए, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली जितनी भी संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे डायरेक्ट तो माइनस करके इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर आए तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डायरेक्ट करके प्लस का इन्फिनाइट आ जाएगा। इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली जितनी भी संख्या है वो हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब इस संख्या को अगर बात कर लेते हैं, संख्या 0 पूर्ण संख्या, इसके मैंने क्या बोला है बताया, ऑप्शन आप आगे है कितने? पूर्ण संख्या नंबर 1, सभी की डेफिनेशन बताते हैं।
दूसरा नंबर है प्राकृतिक संख्या। नंबर अभी एक दिन और चलेगा, एक क्लास और देंगे या लगातार 2 क्लास पढ़ जाएंगी या एक क्लास और देंगे नंबर की, इसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे, पूर्ण फिर क्वेश्चन कराने लगेंगे। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और तीसरा नंबर है पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्णांक हो गया, भिन्न मैंने बता ही दिया, पूर्णांक और भिन्न हो गया, इसी पे है। अब आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे हुआ भाज्य, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, और भाज्य, अभाज्य, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सम संख्या, विषम संख्या। इतने चीज पार्ट हो गए, इतनी चीज की डिफिनेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने क्या बोला? परिमेय संख्या की कितनी चीज होती हैं? अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। पूर्णांक और भिन्न के लिए मैंने बताया कि अगर दशमलव के कोई भी संख्या जैसे 2.541 ऐसे 32.541 है, तो दशमलव के इधर की संख्या जितनी भी होती है वो भिन्न होती हैं, और दशमलव की इधर की संख्या जितनी भी होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। बस इतनी चीज़ रखना है, अब आगे बता। दशमलव के दाएं साइड की संख्या भिन्न, दशमलव के बाएं साइड की संख्या पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं, तो अगर जीरो से, बात समझना, अगर जीरो से लेकर हम ऐसी कोई संख्या जीरो से लेकर इधर मैं चलता हूँ तो वह संख्या पूर्ण कहलाती है। अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर देता हूँ तो जीरो को छोड़ दूँ, ये पूर्ण हो गई, और जीरो को जब छोड़ देता हूँ, 1 से चलता हूँ तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। कहीं पर भी, कहीं तक भी, 1 2 3 तक, क्या ऐसे कर तक, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाले अंकों को, जीरो से लेकर आगे संख्या बढ़ने पर हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाले अंकों को अगर हम जीरो छोड़ देते हैं, आगे सभी संख्या ले लेते हैं, वह संख्या प्राकृतिक हो जाती है। पूर्णांक मैंने बता दिया, भिन्न बता दिया है, आगे क्वेश्चन में आते आते ही बताएंगे। भाज्य, भाज्य, सम, विषम। सम विषम बताते हैं तो भाज्य भाज्य बताएंगे, तो भाज्य भाज्य थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें भाज्य भाज्य के बाद आपको 2-3 मैंने अभी पार्ट नहीं बोले हैं। इस पे आ जाते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्या, साभाज्य संख्या एवं जुड़वा भाज्य संख्या। कई चीजें होती हैं, क्या सापेक्षित अभाज्य संख्या, साभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, उनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो सम संख्या, जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमेशा सम संख्या कहलाते हैं, और जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, वह संख्या हमेशा विषम संख्या कहलाते हैं। अब भाज्य और अभाज्य, 1 मिनट, आवाज आ रही? माइक प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, माइक सेट कर ले रहे हैं। चलो जो ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मैंने क्या बोला, भाज्य और अभाज्य थोड़ा बड़ी संख्या है, इसके आगे मैं बताऊंगा। अगर टाइम हो गया हो तो वीडियो लगभग यहाँ तक 22 मिनट का वीडियो हो गया है, अभी बढ़ा सकते हैं थोड़ा, 8 मिनट में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा माइक सुधारो। हाँ, तो यहाँ मैंने भाज्य, भाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, सम विषम बता दिया मैं। अंत के 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो उसमें विषम संख्या है। लगभग इतनी चीज़ें, इतनी जो मैंने आज बताई है, अच्छा 2 या 4 वालों को भी पता होती हैं, 2, 4, 5, 6 वालों को पता होती हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों पे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाज्य और अभाज्य ये पार्ट आज ही डिस्क्राइब कर देंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। इससे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, शायद कुछ क्वेश्चन आपको बता दूँ इन्हीं संख्याओं से, तो इसके बाद आगे चालू करता हूँ। इसके बाद जो भाज्य और अभाज्य वाली संख्या है वो थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, 22, 35, 30, 35 मिनट की वीडियो कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। एक ऐसी संख्या है, भाज्य भाज्य भी पढ़ाया नहीं, पहले भाज्य भाज्य पढ़ा दूँ, पहले भाज्य भाज्य। तो मैंने क्या बोला, दुनिया में जितनी भी संख्या हो समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या के बाद मैंने बोला कि सभी वास्तविक हैं, बची कुछ जो हैं वो काल्पनिक हैं, और जो काल्पनिक से भी बची हैं। फिर इसके जो वास्तविक हैं उनमें परिमेय और परिमेय हैं। वो जो परिमेय हैं तो संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य, भाज्य, सम, विषम और
सभी लगभग बता चुके हैं। अब भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पहले भाज्य पढ़ लेते हैं, जब भाज्य पढ़ लेंगे तो जो बची हुई संख्या जो होंगी वो अभाज्य होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभेद संख्या के भी पार्ट पढ़ने हैं, बस जल्दी से ये इतना पढ़ा के वीडियो समाप्त करते हैं। तो अभाज्य संख्या, बात समझिए, इसके कम से गुणनखंड तो आप जानते होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड शब्द पहले समझ लेना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का शुद्ध मतलब यही है कि वह संख्या, जैसे देखो 4 है और 3 है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? सीधा सीधा 3 से भाग दो, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दो। 3 एकम 3, 1 ऊपर से क्या आया? 1 आया, 1 से इस संख्या में फिर भाग दो। जब आप लम्मासा करते हो 3 बार गया, मतलब ये संख्या 3, ये संख्या जब बची अंत में 0 शेष बचे, और जो लास्ट में काटी गई, जैसे 1 से लास्ट बार मैंने काटा तो वही संख्या हमेशा गुणनखंड होती है। तो यही मतलब किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में अगर भाग दे दिया जाए और लास्ट में जो काटने वाली संख्या है, जो लास्ट में भाग देते हैं और पूरी तरह भाग चला जाए, उस संख्या को मैं उभयनिष्ठ कहता हूँ। तो मैंने क्या बोला? इसके जो अगर किसी संख्या को भाज्य होना है तो उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने निश्चित है। अगर किसी भी संख्या को भाज्य होना है तो उसके कम से कम 3 गुणनखंड निश्चित है। एक गुणनखंड मतलब अगर किसी भी संख्या को भाज्य होना है, 4 मान लीजिए, 4 अगर भाज्य होना है तो एक, पहली बात तो कंडीशन 1 से कटनी चाहिए। क्या मतलब? वो एक संख्या से भाज्य होना चाहिए, इसके बाद भाज्य होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वह स्वयं से भाज्य होना चाहिए, स्वयं से भाज्य। अच्छा, ये चीज तो सभी में होता है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 1 से न भाज्य हो, स्वयं से न भाज्य हो। लेकिन भाज्य होने के लिए ये 2 कंडीशन तो सभी में होती हैं, तो इसके मतलब सभी नहीं। इसके बाद तीसरी कंडीशन इसकी ये चीज होती है कि इसका एक और कोई और संख्या से भाज्य होना चाहिए। मतलब बात में संख्या कोई भी हो, 1 से भाज्य होगी, स्वयं से भाज्य होगी, ये कंडीशन तो इसमें लगे ही, प्लस साथ में ये संख्या किसी और से ही भाज्य होना चाहिए, और कम से कम कोई संख्या का 3 अंकों से भाज्य है, तभी वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब भाज्य संख्या की मैंने डिफिनेशन ये चीज बता दी, डिफिनेशन के बता दी, आपको बेस बता दिया। उभयनिष्ठ गुणनखंड आप जान गए। अब आ जाइए अभाज्य संख्याओं में। मैंने क्या बोला? उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 3 होने चाहिए, मतलब वो कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, सीधा डायरेक्टली कटनी चाहिए वो संख्या। लेकिन अगर अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो किसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। मैंने क्या बोला? इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 2, मतलब ये संख्या ना दो संख्याओं से ज्यादा कटे, मतलब 3 से नहीं कटनी चाहिए और 1 से भी नहीं कटनी चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड में कम से कम ये 2 ऐसी संख्याओं से भाज्य हो। मतलब मैंने क्या बोला? यह संख्या एक संख्या से, एक अंक से, संख्या नहीं यहाँ भी अंक लिख देते हैं, एक अंक से विभाज्य हो, एक अंक से भाज्य हो और स्वयं से भाज्य हो। बात समझिए बात को। यह संख्या केवल 1 से भाज्य हो और स्वयं से भाज्य हो, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य में एक और संख्या से भाज्य होना कहलाएगी, ये चीज है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। भाज्य और अभाज्य का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां से थोड़ा भाज्य को समाप्त कर देते हैं और अभाज्य के आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की जब हम बात कर लेते हैं, अगर यहां से खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट चलेगा 2 से 3 क्वेश्चन इसी पे चलेंगे, स्थानीय मान, जाति मान, और यही पे चलाएंगे, दशमलव बनाएंगे, दशमलव ये चीज़। इसके बाद तीसरे क्लास में चलाएंगे यूनिट नंबर, इकाई का अंक, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के 3 पार्ट हुए। नंबर 1 सापेक्षिक अभाज्य संख्या, एकदम धीरे धीरे थोड़े थोड़े पे बता रहे हैं, ज़्यादा इसको नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में भी आ जाना चाहिए और कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। जो मिलता है अभाज्य संख्या वो तो क्वेश्चन डायरेक्टली ला के करा ही देते हैं। सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या।
क्या हुआ, सापेक्षित अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड बता दिया मैंने, ये भी बता दिया कोई संख्या को अगर अभाज्य होना है, अभाज्य होना तो कैसे हो। इसके बाद ही मैंने बताया सापेक्षित, मैंने इसकी डिफिनीशन है, लिखेंगे नहीं, आपको बोल देंगे, आपको लिखना है तो लिख लीजिए पूछ करके। सापेक्ष, कोई भी संख्या को अगर सापेक्षित अभाज्य संख्या होना है तो उसकी है थोड़ा सा दो पहचान है, वह किसी भी संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड। मैंने क्या बोला, अगर किसी अपेक्षित अभाज्य संख्या होना है तो अपेक्षित अभाज्य संख्या के गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। संख्या दो लगातार लिख लो, दो लगातार मतलब इनमें संख्या एक नहीं होनी चाहिए। उभय सापेक्षित अभाज्य संख्या का मतलब है कौमे में कम से कम ऐसे करके संख्या होनी चाहिए, ऐसे करके संख्या होनी चाहिए, ठीक होनी क्या। अब ऐसे करके संख्या होगी, मैंने क्या, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, मतलब ये केवल दोनों संख्याएं लगातार मतलब एक ही संख्या से ना काटे। जैसे मैंने केवल 2 को भी 1 से काट सकते हैं, 3 को भी 1 से काट सकते हैं, 3 को भी 1 से काट सकते हैं, 5 को भी 1 से काट सकते हैं। देखो 5 को 1 से काट सकते हैं, 6 को भी 1 से काट सकते हैं, लेकिन 6 को 2 से भी काट सकते हैं। अगर 6 को 2 से काटेंगे, 6 को 2 से भाज्य देंगे तो वो संख्या 5 से भी भाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सभी में एक है, मतलब वो दोनों संख्याएं उसी संख्या से भाज्य हो, तो एक ही ऐसी संख्या है तो दोनों से भाज्य हो जाएगी। तो मैंने यहाँ बता दिया कि आपका यहाँ पे देखो सम होना 6 भी है, 2 है, 9 लिखा, 10 लिखा, सम होना भाज्य होना डिपेंड नहीं करता है अगर सापेक्षित अभाज्य संख्या को हो। लगातार कोई भी दो संख्या लिख दो कहीं के भी, वो संख्याएं एक से ही कटनी चाहिए, एक से ही भाज्य होना चाहिए। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर की बात अगर कर लेते हैं हम लोग, अगर को प्राइम नंबर की बात करें तो इसकी डिफिनीशन सुनिए। इसका थोड़ा सा मैंने क्या बोला, इसमें कोई भी संख्याओं को अगर भाज्य होना है तो उनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सहभाज्य संख्या में एक डिफिनीशन है, अभाज्य संख्याओं का यह जोड़ा। यहाँ पे किसी भी दो संख्याओं को वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, वह संख्या हमारी सापेक्षित अभाज्य संख्या है। ऊपर वाले डिफिनीशन सुनिएगा, किसी भी संख्याओं को वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, सापेक्षित अभाज्य। मैंने यहाँ बोला अभाज्य संख्या, वहां मैं बोला किसी भी, यहाँ बोला अभाज्य संख्याओं को वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। तो यहाँ पे 2 तो भाज्य है और 4 मेरी 6 भाज्य है। मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्याओं का। यहाँ बोली 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, नहीं सर 9 तो भाज्य है, 7, 11 ऐसे करके, 11, 13 ऐसे करके हैं संख्याएं, ये भाज्य, मतलब इनमें अभाज्य होना चाहिए, उसमें भाज्य या अभाज्य कुछ भी हो जाए लेकिन जोड़ा उनके बीच गुणनखंड एक होना चाहिए। ये अभाज्य संख्या हुआ जोड़ा जिनके बीच गुणनखंड केवल एक हो। अब को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, इसकी डिफिनीशन सुन ली, इसकी सुन ली मैंने, इसमें कोई किसी भी दो संख्या को जोड़ा, इसमें अभाज्य संख्या को दो जोड़ा होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक। इसकी सुनिए, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और उन दो संख्याओं के बीच में केवल 2 का अंतर हो। ये तीनों डिफिनीशन लिख लीजिए, ट्विन प्राइम नंबर है ये। अभाज्य संख्या होगा वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है और यहीं पे उनके बीच अंतर केवल 2 है। आप कैसे करते हैं, जैसे देखो 3, 5 होना चाहिए, 5, 7 होना चाहिए, 7 नहीं चलेगा, 11, 13 होना चाहिए, और 19, 21, 23 और क्या होगा, 3, 5, 5, 7। देखो अभाज्य है सभी संख्याएं में, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, 2 का अंतर है, 5 हो 11, 13 हो गया, 17, 19 हो गया, ऐसे करके हैं, 29, 31 हो गया, 29, 31 हो गया, ऐसी संख्या। तो लगभग आप समझ गए होंगे ये अभाज्य संख्या और संख्या पद्धति आपकी समाप्त हो चुकी है। अभाज्य संख्या में थोड़ा सा और बता देते हैं होती क्या है। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बताते हैं। अब यहाँ से ऐसे बताते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भी बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मेरा ये बनता है, एक कौन सी, जीरो कौन सी संख्या है, तो 0 लिख दिए, ये योगात्मक तत्समक संख्या है, योगात्मक तत्समक संख्या है। इसके बाद 1 को बात करेंगे तो ये गुणात्मक तत्समक संख्या है,
गुणात्मक तत्समक संख्या, इसमें भाज्य और भाज्य नहीं निकाल सकते हम लोग। और 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और समभाज्य संख्या, ठीक है, यह सबसे छोटी और समभाज्य संख्या। 3 है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये है, ये 2-3 चीजें हैं। तो मैंने क्या बोला, 0 की योगात्मक तत्समक संख्या है, 1 गुणात्मक तत्समक संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और समभाज्य संख्या केवल 2 है, केवल समभाज्य। 3 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ये चीज डिफिनेशन है। अब कुछ क्वेश्चन बोलना है, पहले टाइम देख लेंगे। टाइम ओवर हो रहा है मेरा, 35 मिनट मैंने बोला था, लगभग 35 मिनट्स हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ये मैंने बता दिया है। एक कैसी संख्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। हाँ, गुणात्मक तत्समक संख्या पहले बता। तत्सम का मतलब क्या होता है, हिंदी आपने पढ़ी होगी अगर जैसे CGDU के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। तत्सम तद्भव भी पढ़ा होगा, आप इंटर तक तैयारी करके आए होंगे। तत्सम तद्भव आपको डिफिनीशन भी बताओगी। देखो तत्सम का क्या मतलब होता है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के कुछ शब्द हैं उसका ज्यों का त्यों हिंदी में परिवर्तन कर दिया गया है। दुग्ध है तो उसे दुग्ध बोला जा रहा हो, दधि है तो उसे दधि बोला जा रहा। गेहूं को गेहूं जैसे हम बोलते हैं तो संस्कृत में उसे गोधूम बोला जाता था, और कुछ लोग जैसे गोधूम बोलते तो वो तत्सम है, मतलब कि संस्कृत से यहाँ तक आ तो गया लेकिन वो परिवर्तित नहीं हुआ, तो उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव का शुद्ध मतलब होता है कि परिवर्तित हो गए। दुग्ध को दूध, दधि को दही, गोधूम को गेहूं, कदली को केला, ठीक है, इस तरह बात होते हैं। तो मैंने गुणात्मक तत्समक समझ, गुणात्मक का मतलब होता है एक को किसी भी संख्या से गुणा कर दी जाए, कोई परिवर्तन उस संख्या में नहीं होगा, इसलिए मैं तत्सम है, क्योंकि परिवर्तन न होने वाली चीज को तत्सम कहा जाता है। 0 को किसी के साथ योग कर दिया जाए, किसी के साथ जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या सदैव वही संख्या रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो थैंक यू। अगर जो मैंने बोला 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये भी बता दिया है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम कहलाती। मैंने बोला कि यही एक संख्या जो समभाज्य है। लगभग इतने ही क्वेश्चन थे। 0 एक सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे बता दिया था 0 2 4 6 8 ऐसे बताया था। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मैंने ये भी बताया। पाई एक अपरिमेय है, जबकि 22/7 एक परिमेय है। और क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर लें, ये भी मैंने बताया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम दोनों है, अभाज्य भी है सम है, एक समभाज्य संख्या 2 है, यह भी मैंने बताया। फिर बताया सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं कि नहीं होती हैं, इसका ग्राफ बना के कल दिखाएंगे आपको कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं या नहीं। आपको लगभग बता दिया है, लेकिन आपको निकालना कैसे, इस तरह के आगे को क्वेश्चन आपको 2-3 करा देंगे। इसके बाद कल चलेगा हमारा, आपको काल्पनिक संख्या भी शुरू में 2 मिनट पढ़ाना है। इसके बाद कल चलेगा, ये भी पढ़ा चुका, कितना पढ़ा दिया यार आज। हाँ, कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे इसी रिलेटेड। कल अभी जातिमान बचे हैं, आपको जातिमान, स्थानीय मान एवं दशमलव एवं भिन्न पूर्णांक और इंटीजर और फ्रैक्शनल पढ़ाना है आपको। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपका कैंडिडेट CGD आप 15 दिन पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको पता लगेगा, मज़ा आएगी पढ़ने। जब तक आप, अगर आपको समझ में, सबसे बड़ी चीज़, जहाँ आपको समझ में आए आप वहाँ पढ़िए। अगर आपको समझ में यहाँ पे आता है तो पढ़िए, अन्यथा न पढ़िए, क्योंकि जिस टीचर से आपको समझ में आएगा वहीं भी आपको मज़ा आएगी पढ़ने में, वहीं से आपका सक्सेस भी है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।